इथेन और इथीन के स्ट्रक्चर का आपस में मुआवजा करते हैं। तो इथेन वो होता है जिसके आखिर में एन यानी ANE आता है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 होता है। इथीन वो होता है जिसके आखिर में ईन आता है यानी ENE और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4 होता है। दो कार्बन के लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा 6 हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इथेन हाइड्रोजन से मुकम्मल तौर पर सेर या सैचुरेटेड है। अगर आप इथीन को देखें तो इसमें हमारे पास दो कार्बन के लिए सिर्फ 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इथीन अनसैचुरेटेड होता है। तो दो कार्बन के लिए ये मुमकिन बात है कि इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन मौजूद हो, लिहाजा ये अनसैचुरेटेड है। अब चले दोनों मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन को देखते हैं। तो अगर इथेन की बात करें तो ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि इथेन के पास दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मौजूद है। और हम जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल होती है। तो यहाँ हमारे पास इन दोनों कार्बन की ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल होनी चाहिए। अब इथीन के लिए मैं एक नया रंग इस्तेमाल करती हूँ। तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और हम जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की गिर्द ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो यहाँ इन दोनों के गिर्द प्लेनर ज्योमेट्री होगी। अब चलें दोनों कार्बन के दरमियान मौजूद बॉन्डिंग को देखते हैं। तो इथेन में इन दो कार्बन के दरमियान मौजूद सिग्मा बॉन्ड थोड़ा सा आजादाना तौर पर घूम सकता है या रोटेट कर सकता है, लिहाजा इथेन मॉलिक्यूल की मुख्तलिफ कॉन्फर्मेशंस होती हैं। दो कार्बन के दरमियान मौजूद सिग्मा बॉन्ड की कुछ फ्री रोटेशन होती है, यानी ये आजादाना तौर पर हरकत कर सकते हैं या घूम सकते हैं। लेकिन इथीन के लिए अगर हम इन दो कार्बन को देखें, इसे और इस कार्बन को, तो इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है और हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड के गिर्द कोई आजादाना हरकत या फ्री रोटेशन मौजूद नहीं होती। तो यहाँ कोई फ्री रोटेशंस नहीं है, लिहाजा आप इथीन की मुख्तलिफ कॉन्फर्मेशंस हासिल नहीं कर सकते। आप एल्कीन्स को इसके सब्स्टिट्यूशंस की डिग्री के मुताबिक दर्जाबंदी कर सकते हैं या इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर आप इथीन लें और इसमें से हाइड्रोजन निकाल दें और इसकी जगह पर R ग्रुप शामिल करें, तो अब आपके पास ये मोनोसैचुरेटेड एल्कीन होगा और ये यहाँ सीधे हाथ पर भी मोनोसैचुरेटेड एल्कीन मौजूद है। हम जानते हैं कि इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन मौजूद है और हम जानते हैं कि इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। इस कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप निकल रहा है यानी कि मिथाइल ग्रुप, और ये मोनोसैचुरेटेड एल्कीन की मिसाल है। अगर मैं इस एल्कीन को नाम देना चाहूं, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में देखा था, तो मैं इस वाले कार्बन को कार्बन नंबर 1 कहूंगी, ये कार्बन नंबर 2 होगा और ये कार्बन नंबर 3। तो इसमें सबसे लंबी चेन ये 3 कार्बन की चेन होगी जिसे हम प्रोपीन कहेंगे। तो मैं इसे लिख देती हूँ, ये प्रोपीन है। अब चले डाई सैचुरेटेड एल्कीन को देखते हैं। अब हम दो R ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। एक R ग्रुप मैंने यहाँ लिखा है और दूसरा R प्राइम ग्रुप यहाँ पर। ये दोनों R ग्रुप और R प्राइम ग्रुप एक जैसे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। यहाँ पर R और R प्राइम ग्रुप दोनों ही एक ही कार्बन से जुड़े हैं, लेकिन ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि ऐसा डाइसैचुरेटेड एल्कीन हो जहाँ R और R प्राइम ग्रुप मुख्तलिफ कार्बन से जुड़े हुए हों। अब यहाँ डाइसैचुरेटेड एल्कीन की एक और मिसाल मौजूद है जिसमें ये मुख्तलिफ कार्बन से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक फर्क है, इस पर गौर करें। ये दोनों R ग्रुप डबल बॉन्ड के ऑपोजिट या मुखालिफ साइड पर मौजूद है। तो ये और ये एक दूसरे के मुखालिफ साइड पर मौजूद है, जबकि इस मिसाल में अगर हम यहाँ पर एक लाइन बनाएं तो ये दोनों ही डबल बॉन्ड की एक तरफ मौजूद है और हम जानते हैं कि इनमें से कोई एक दूसरे को बनाने के लिए रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के गिर्द कोई आजादाना रोटेशन या फ्री रोटेशन मौजूद नहीं होती। तो यहाँ हमारे पास डाइसैचुरेटेड एल्कीन की 3 मिसालें मौजूद हैं। अब चलें इस नीचे वाले को देखते हैं और इसे नाम देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमारी सबसे लंबी कार्बन चेन जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो तो वो ये वाली चेन है, और मैं हमारे डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर देना चाहूंगी। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये होगा कार्बन नंबर 1, ये 2 और ये 3।
तो 3 कार्बन के एल्कीन को प्रोपीन कहेंगे। और हमारे पास कार्बन नंबर 2 से मिथाइल ग्रुप निकल रहा है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। अब ये देखने के लिए कि ये किस किस्म का डाइसैचुरेटेड एल्कीन है, चलिए आगे चलते हैं और हाइड्रोजन को बना देते हैं ताकि इसे देखना आसान हो जाए। तो इस कार्बन से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और फिर ये उल्टे हाथ पर मौजूद कार्बन, इसके पास मिथाइल ग्रुप है और यहाँ एक और मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर 2 आर ग्रुप है जो कि एक जैसे हैं। तो ये ऐसे डाइसैचुरेटेड एल्कीन की मिसाल है जिसमें हमारे दोनों आर ग्रुप्स एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। चले अब ट्राई सैचुरेटेड एल्कीन को देखते हैं। तो हमारे पास 3 आर ग्रुप्स हैं। अब ये एक जैसे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी। तो ये ट्राई सैचुरेटेड एल्कीन की मिसाल है। चलिए अब आगे चलते हैं और इस कार्बन पर हाइड्रोजन बना देते हैं ताकि ये देखने में आसानी हो कि हमारे पास 3 आर ग्रुप डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसे नाम देना चाहूं तो सबसे पहले मुझे इसमें सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढनी होगी जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो। तो ये होगा कार्बन नंबर 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। तो 5 कार्बन की एल्कीन चेन पेंटीन कहलाती है, तो ये होगा पेंटीन। और हमारा डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 से शुरू हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 पेंटीन। अब यहाँ बिल आखिर मेरे पास कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो इसका नाम मुकम्मल करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा 2 मिथाइल। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल 2 पेंटीन। ये इस ट्राई सैचुरेटेड एल्कीन का मुकम्मल नाम है। अच्छा अब चलिए टेट्रा सैचुरेटेड एल्कीन को देखते हैं। तो इसमें आर आर और आर ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम अपना डबल बॉन्ड ढूंढ ले तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, यहाँ ऊपर वाले कार्बन को हम पहले नाम देंगे और फिर हम ये देखेंगे कि ये टेट्रा सैचुरेटेड कैसे है। तो ये होगा कार्बन 1, फिर मैं अपने डबल बॉन्ड को कार्बन नंबर 2 कहूंगी। तो यहाँ हमारे पास साइक्लोहेक्सीन का डेरिवेटिव मौजूद है। हम इसे पहले वीडियोस में भी देख चुके हैं, तो मैं इसे यहाँ पर लिख देती हूँ साइक्लोहेक्सीन। अब हमारे पास कार्बन नंबर 1 से मिथाइल ग्रुप निकल रहा है और कार्बन नंबर 2 से भी मिथाइल ग्रुप निकल रहा है। तो ये हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब देखते हैं कि ये टेट्रा सैचुरेटेड कैसे है। तो कार्बन नंबर 1 से मेरे पास मिथाइल ग्रुप इस तरफ से आ रहा है और फिर यहाँ इस रिंग के हिस्से के तौर पर एल्काइल ग्रुप मौजूद है जो कि इस तरफ से आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन के पास 2 आर ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं और कार्बन नंबर 2 के पास भी 2 आर ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं। मिथाइल ग्रुप एक यहाँ पर है और फिर एक एल्काइल ग्रुप रिंग के हिस्से में है। इस वजह से ये टेट्रा सैचुरेटेड एल्कीन है।